Good morning, BA second year economic, BA third year economic students. हम लोग आज हेक्सर-रोलिन थ्योरी की व्याख्या पढ़ेंगे। अभी तक हमने हेक्सर-रोलिन थ्योरी का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो करके हमने अजम्पशंस यानी कि इसकी मान्यताएं पढ़ी थी, और अब हम आज उसकी पूरी विस्तृत व्याख्या करेंगे कि हेक्सर-रोलिन थ्योरी में हेक्सर-रोलिन एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, कि दो देशों के बीच में ट्रेड क्यों होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है। एक मोटे तौर पे हमने आपको ये चीज़ तो क्लियर कर ही दी थी कि दो देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है वो हेक्सर-रोलिन सिद्धांत के अकॉर्डिंग फैक्टर एंडोमेंट्स यानी कि फैक्टर अवेलेबिलिटी यानी कि साधनों की उपलब्धता के आधार पर होता है। साधनों की उपलब्धता, और उसमें उन्होंने दो कंडीशंस, एक तो आवश्यक शर्त और बता रखी हैं, पर्याप्त शर्त बता रखी है, आवश्यक शर्त और सफिशिएंट कंडीशन। तो उसमें आप लोगों को मैं वो चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ इससे पहले कि अगर दो देशों में दो वस्तुएं, क्योंकि ये सिद्धांत ही 2x2x2 मॉडल के ऊपर आधारित है, और 2 यानी कि दो साधन और दो वस्तु। तो दो साधन कौन सी हैं उत्पादन के, लेबर और कैपिटल, और दो वस्तु कोई भी दो वस्तु हो सकती हैं। और इन दो देशों के बीच में ट्रेड कब होगा, जब दोनों ही वस्तुओं का जो रेशियो है, उसका जो कीमत का जो अनुपात है, वो कीमत का अनुपात दोनों देशों में आपस में अगर कंपेयर करें तो वो भिन्न होना चाहिए। यानी कि K/L इन X इन कंट्री A, अगर दो कंट्रीज़ हैं A और B और दो वस्तुएं हैं X और Y, तो K/L मान लीजिए कैपिटल लेबर रेशियो जो है, वो जो अनुपात है वो X वस्तु में A कंट्री में या तो मतलब दोनों में बराबर नहीं होना चाहिए। K/L इन Y वस्तु इन कंट्री B। तो ये ज़रूरी एक इसकी अत्यावश्यक शर्त है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, और मैंने बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है कि यदि मतलब दो देशों में व्यापार प्रारंभ हो तो पर्याप्त शर्त यह मानी गई है कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों का अनुपात भिन्न भिन्न होना चाहिए, परंतु एक ही वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों का अनुपात दोनों देशों में समान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि K/L ऑफ X यानी कि X जो वस्तु है जिसमें जो कैपिटल लेबर रेशियो लग रहा है A कंट्री में, है ना, वो बराबर होना चाहिए K/L इन X इन B, लेकिन K/L इन X इन A शुड नॉट बी इक्वल टू K/L इन Y इन B। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन तो ये हो गई कि K/L X इन A यानी कि एक देश है उसमें कैपिटल लेबर रेशियो X वस्तु में K/L इन X इन B, है ना, तो K/L ऑफ X कर दीजिए आप, K/L ऑफ X इन B यानी कि X वस्तु को बनाने में जो कैपिटल लेबर रेशियो लग रहा है वो A कंट्री में बराबर होना चाहिए B कंट्री में K/L ऑफ X, ठीक है, X वस्तु का। इसी प्रकार K/L ऑफ Y इन A शुड बी इक्वल टू K/L ऑफ Y इन B। ये तो क्लियर हो गया, ये आवश्यक शर्त हो गई। लेकिन सेकंड शर्त ये है कि K/L इन X, है ना, शुड नॉट बी इक्वल टू K/L इन Y। तो ये एक बहुत ज़रूरी शर्त है कि K/L इन X शुड नॉट बी इक्वल टू K/L इन Y। तो इसका मतलब ये हो K/L इन A शुड नेवर बी इक्वल टू K/L इन B, यानी कि A और B में जो कैपिटल लेबर रेशियो लग रहा है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं होना चाहिए। K/L इन A शुड आइदर बी लेस देन और ग्रेटर देन ऑफ K/L इन B। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका ये आधार हुआ कि दो वस्तुएं दो साधनों से बन रही हैं, और दोनों का जो एक वस्तु निश्चित, और ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक वस्तु पूंजी गहन है और एक वस्तु श्रम गहन है। तो वह भी फिक्स है, अगर X वस्तु श्रम गहन है A कंट्री में तो X वस्तु B कंट्री में भी श्रम गहन ही होगी। अब वो बात अलग है कि एक कंट्री में पूंजी की ज़्यादा उपलब्धता है
और एक्स की वो लेबर की कम उपलब्धता है, और दूसरी बी कंट्री में मान लीजिए कि लेबर की ज़्यादा उपलब्धता है और पूंजी की कम उपलब्धता है, तो ऐसे में ये डिसाइड किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के द्वारा कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वो कंट्री टेक्निक से बनी वो कंट्री उस वस्तु को एक्सपोर्ट करेगी जहाँ पर लेबर ज़्यादा है ना। और जहाँ कैपिटल ज़्यादा है, जहाँ कैपिटल की ज़्यादा उपलब्धता है, वहाँ पर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनी हुई वस्तु का निर्यात करेगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस हिसाब से डिसाइड होगा कि वह कंट्री जिसके पास में पूंजी ज़्यादा है, पूंजी की उपलब्धता ज़्यादा है, वो पूंजी से बनी हुई वस्तु, जो कि पूंजी तकनीक से ज़्यादा बनाई जाती है जो वस्तु, उसका निर्यात करेगी। जिस कंट्री में लेबर ज़्यादा है यानी कि श्रम ज़्यादा है, वो कंट्री श्रम से बनी हुई वस्तु का निर्यात करेगी। तो ये एक इनका हेक्सर-ओहलन थ्योरी का है, आप देख सकते हैं। हेक्सर-ओहलन सिद्धांत के अनुसार दो देशों के मध्य व्यापार होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों देशों में साधनों की सापेक्षिक प्रचुरता भिन्न भिन्न होनी चाहिए। और यानी कि एक कैपिटल एंडोमेंट एक कंट्री में ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे में लेबर एंडोमेंट ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है कि इसलिए एक पूंजी प्रधान देश पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, जो मैं अभी आपको समझा रही थी, एवं श्रम गहन वस्तुओं का आयात करेगा। और जिस वस्तु में जो देश श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, जिसके पास श्रम ज़्यादा है, और पूंजी गहन वस्तुओं का वो आयात करेगा। तो साधन की सापेक्ष प्रचुरता है ना, जो है उसको दो प्रकार से परिभाषित हम कर सकते हैं। एक तो है तरीका कि भौतिक रूप में जो साधन प्रचुरता है, फैक्टर अबंडेंस इन फिज़िकल टर्म्स, राइट। फिज़िकल टर्म्स में जो फैक्टर अबंडेंस है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसमें साधन प्रचुरता को दो साधनों यानी कि पूंजी के तथा श्रम एल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और किया जाता है। और एक देश ए उस स्थिति में पूंजी प्रधान होगा यदि उस देश में दूसरे देश की तुलना में श्रम की अपेक्षा पूंजी का अनुपात अधिक हो। अब इसको हम निम्न प्रकार से अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं K/L in A शुड बी ग्रेटर दैन K/L in B, राइट। तो ऐसे में अब यहाँ K तथा L क्रमशः पूंजी तथा श्रम की उपस्थिति कुल मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, और देश A में श्रम की सापेक्ष दुर्लभता को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे L/K in A इज़ लेस दैन L/K in B। सो K/L in A यानी कि कैपिटल लेबर रेशियो इन A शुड बी ग्रेटर दैन कैपिटल लेबर रेशियो इन B। अब ये ऐसी एक वस्तु स्थिति बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल ज़्यादा है कंट्री ए में और बी में कैपिटल कम है। और इसका यह भी स्पष्ट हो गया, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अगर हम L/K करके देखें तो लेबर कम है ए कंट्री में और बी की अपेक्षा बी में ज़्यादा लेबर है। तो ये कैसे पता चल रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि K न्यूमरेटर में है और L डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर यानी कि अंश और L जो डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो अंश और हर में यानी कि अंश में जो संख्या दे रखी है उससे जब हर में हम संख्या को भाग देते हैं, अगर जो हमारी जो गणना करने पर जो राशि है वो धनात्मक आती है, पॉजिटिव आती है, तो हम कहते हैं कि निश्चित तौर पे K इज़ ग्रेटर देन L, है ना, ऊपर वाली, यानी कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। तो ये इस वजह से हमें ये मालूम चलता है। सेकंड तरीका है कि साधन कीमतों के रूप में साधन प्रचुरता देख सकते हैं।
जैसे फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर प्राइसेस कैसे, साधन कीमतों के रूप में साधन प्रचुरता में के तात्पर्य उस साधन की तुलनात्मक जो है वो तरीके से कम कीमत है ना। यदि ए देश बी देश की तुलना में अधिक पूंजी प्रधान है तो इसका अभिप्राय यह है कि ए देश में पूंजी सस्ती है और बी देश में पूंजी महंगी है। इसके विपरीत बी देश में श्रम ए देश की तुलना में सस्ता होगा। तो ये प्रोफेसर बर्टिल ओलिन ने साधन प्रचुरता को साधन कीमतों के आधार पर परिभाषित किया है। और ओलिन के अनुसार ए देश में पूंजी की प्रचुरता होगी यदि पी के बाय एल इन ए इज़ लेस देन पी के बाय पी एल इन बी। यानी इन्होंने प्राइस ऑफ कैपिटल बटा प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री ए इज़ लेस देन प्राइस ऑफ कैपिटल इन बटा प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री बी। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि ए देश में पूंजी की प्रचुरता है ना। देखिए आप ए देश में पूंजी की प्रचुरता होगी यदि प्राइस ऑफ कैपिटल बटा प्राइस ऑफ लेबर इन ए इज़ लेस देन प्राइस ऑफ कैपिटल बटा प्राइस ऑफ लेबर इन बी। तो पी वही बात हो गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पी के यानी कि प्राइस ऑफ के ए कंट्री में प्राइस ऑफ के इन कंट्री प्राइस ऑफ के बाय एल यानी कि पॉजिटिव राशि आ रही है और पी के बाय एल यानी कि ये बी में ज़्यादा आ रहा है प्राइस ऑफ के, तो इसका मतलब ये है कि बी में जो है वो कैपिटल की प्रचुरता नहीं है बल्कि ए देश में कैपिटल की प्रचुरता है। पी के क्या है, पूंजी की कीमत, पी एल क्या है, श्रम की कीमत, और ए तथा बी दो देश हैं। तो अन्य शब्दों में देश ए में पूंजी की प्रचुरता उस समय होगी जब उसमें ब्याज मजदूरी अनुपात बी देश की तुलना में कम हो। तो यह जानना आवश्यक है यहाँ पर कि पी एल इज़ इक्वल टू श्रम की कीमत तथा अर्थात मजदूरी, लेबर की प्राइस क्या होती है, मजदूरी, एवं पी के इज़ इक्वल टू पूंजी की कीमत अर्थात ब्याज। इस प्रकार साधन कीमतों के रूप में साधन प्रचुरता को ब्याज मजदूरी अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। साधन कीमतों के रूप में ए देश उस समय पूंजी प्रधान कहा जाएगा जब आर यानी कि ब्याज बटा जो वेजेस हैं इन ए कंट्री इज़ लेस देन ब्याज बटा मजदूरी इन बी कंट्री। ये वही बात हो गई पी के बाय पी एल, उसमें भी पी के बाय पी एल। तो आर इज़ ब्याज अर्थात पूंजी की कीमत और डब्ल्यू इज़ मजदूरी अर्थात श्रम की कीमत। सो इस प्रकार यदि बी देश को साधन कीमतों के रूप में श्रम प्रधान देश दर्शाना हो तो इसे इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं W बाय आर इन बी इज़ लेस देन W बाय आर इन ए। ठीक है, W बाय आर इन बी इज़ लेस देन W बाय आर इन ए, यानी कि वेजेस बाय जो क्या बोलते हैं ब्याज है ना, दैट वो इसमें इन ए कंट्री इज़ ग्रेटर दैन W बाय आर इन बी। सो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर बोलते हैं। इस प्रकार हेक्सर-ओलन सिद्धांत उत्पादन के साधनों की उपलब्ध मात्राओं के अंतर पर बल देते हैं और साधनों की उपलब्ध मात्राओं के अनुरूप ही साधनों के मूल्य भी भिन्न भिन्न होंगे, ऐसा मानते हैं। तो आज हम इसको इतना ही इसलिए पढ़ाते हैं ताकि मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं इस पर एक क्वेश्चन भी भेज रही हूँ आप लोगों को, तो आप पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है और वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आपको 3-4 बार इसको एक्सप्लेन किया है और आप इसको अच्छे से समझें, फिर हम नेक्स्ट इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।